चकिया की डायन, एपिसोड 26। अभिमन्यु मुजफ्फरपुर साड़ियों के बारे में पता लगाने आया था, लेकिन कोई था जो उसका लगातार पीछा कर रहा था। इसी बीच उसका सामना प्रीति से हो गया और प्रीति को यहाँ मुजफ्फरपुर में भी देखकर जैसे उसका मूड खराब हो गया। लेकिन वो आज अपना मूड खराब नहीं होने देने चाहता था, क्योंकि वो यहाँ आज बहुत बड़ा काम करने आया था। उसने कसम खाई कि वो किसी को इसमें रुकावट नहीं बनने देगा। जैसे ही वो बाजार में आया, उसे अंदर से एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। वो जानता था कि मुजफ्फरपुर आते वक्त उसके पीछे कोई मोपेड नहीं थी। फिर कौन हो सकता था? उसने मन में सोचा। वो चौकन्ना हो गया और एक दुकान में चला गया। उसने वहां राजकुमारी साड़ी के बारे में पूछा और दुकानदार को फोटो भी दिखाई, पर उसे वहां कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। दुकानदार ने उसे गली की आखिर वाली दुकान में जाने को कहा। वहां उसे कोई जानकारी मिल सकती थी। अभिमन्यु वहां से निकलकर गली में चलने लगा। उसे फिर से लगा कि कोई उसके पीछे था। वो जानता था ये उसकी गलतफहमी नहीं थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी की आंखें उसकी पीठ में गड़ी जा रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वो खतरे में था। वो रहस्यमयी आंखें छिप छिप कर उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। अभिमन्यु अचानक पीछे मुड़ा और उसी वक्त वो रहस्यमयी आंखें छिप गई। अभिमन्यु किसी को देख नहीं पाया। उसने यहाँ वहां खोजा, मगर उसे कोई नहीं मिला। अभिमन्यु ने तुरंत दीनदयाल को फोन किया। दीनदयाल बिस्तर पर लेटा हुआ था। फोन की घंटी सुनकर और फोन पर अभिमन्यु का नाम देखकर वो फौरन खड़ा हो गया और सैल्यूट मारकर बोला, जय हिंद सर जी, कहिए कुछ हाथ लगा? अभिमन्यु ने कहा, अभी तक तो नहीं, पर मेरा दिल कह रहा है कुछ जरूर मिलेगा। अच्छा, उस मोपेड का कुछ पता चला? दीनदयाल ने कहा, सर बस अभी 1 घंटे में पता लग जाएगा कि किसके नाम है वो मोपेड। ये सुनकर अभिमन्यु को तसल्ली हुई। उसने दीनदयाल को शाबाशी देते हुए कहा, वेरी गुड दीनदयाल, वैसे तो मुझे पता है वो मोपेड किसकी है। बस एक सबूत चाहिए। जैसे ही पता चले मुझे खबर करना। ये कहकर अभिमन्यु ने फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन काटा, अचानक एक बंदूक उसकी तरफ बढ़ने लगी और अभिमन्यु पर उस बंदूक से वार हुआ। अभिमन्यु की चीख निकल गई। दो पल के लिए ऐसा लगा कि अभिमन्यु को किसी ने दिन दहाड़े गोली मार दी। तभी बच्चों की खिलखिलाने वाली हंसी सुनाई देने लगी और तब अभिमन्यु को रियलाइज हुआ कि उसकी पूरी पीठ गीली हो गई थी। उसने मुड़कर देखा कि कुछ शैतान बच्चे हाथ में पानी के गुब्बारे और गन वाली पिचकारी लिए उसे शरारती नजरों से देख रहे थे। और जब तक अभिमन्यु कुछ बोल पाता, उन बच्चों ने होली है, होली है बोलते हुए अभिमन्यु के मुंह पे भी बंदूक वाली पिचकारी मार दी
और वहां से भाग गए। अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराया और उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। रुको शैतानों, अब भी बताता हूँ तुम्हें। मगर वो बच्चे पल भर में अभिमन्यु की आंखों से ओझल हो गए। अभिमन्यु को थोड़ी राहत मिली कि ये बच्चे ही उसका पीछा कर रहे होंगे और कोई नहीं। अब वो गुब्बारों से बचता बचाता बाजार की आखिरी दुकान में घुस गया। उस अनजान इंसान ने वापस कुछ दूर से अभिमन्यु पे नजर रखते हुए किसी को फोन पर खबर की। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मौका मिलते ही उड़ा दो हमारे प्रिय इंस्पेक्टर साहब को। इस बात से अनजान साड़ियों की उस दुकान में अभिमन्यु ने दुकानदार को अपने मोबाइल पर लाल साड़ी की तस्वीर दिखाई। उसे पता चला कि ये साड़ियाँ गणेश नाम के एक आदमी ने बनाई थी। उसकी एक बेहद खूबसूरत बीवी थी, वृंदा, जिसे बढ़िया से बढ़िया साड़ियाँ पहनने का शौक था। गणेश ने खास वृंदा के लिए राजकुमारी साड़ियाँ बनाई थी। फिर ये साड़ी बहुत फेमस हो गई और लेडीज में इसकी डिमांड बढ़ गई। इस तरह इसकी शोहरत दूसरे शहरों में भी फैल गई। पर 4 साल पहले गणेश और वृंदा के परिवार में एक दुर्घटना घटी। एक महामारी में उन सब की जान चली गई। तभी से ये साड़ियाँ आना बंद हो गई। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, तो अब इस तरह की साड़ी कोई नहीं बेचता? दुकानदार ने ना में अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु उदास होकर दुकान से निकल ही रहा था कि तभी दुकानदार ने उसे आवाज दी और बोला, गणेश का एक रिश्तेदार है, शायद वो आपको कुछ बता पाए बची कुची साड़ियों के बारे में। उसने अभिमन्यु को उस रिश्तेदार के घर का पता दिया और अभिमन्यु वहां के लिए चल पड़ा। वो रहस्यमय आदमी जो उसका पीछा कर रहा था, वो भी उसके पीछे चला गया। अभिमन्यु को एक बार फिर महसूस हुआ कि कोई है जो फिर से उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक से मुड़ा, पर उसे एक बार फिर कोई नहीं दिखा। अभिमन्यु ने अपने आप से कहा, क्या हो गया है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे ही है? उसी बाजार के दूसरे एक कोने में प्रीति अपना काम खत्म करके जा रही थी कि तभी उसने अभिमन्यु को आते देखा। उसे देखते ही प्रीति चिढ़ गई, पर अचानक उसने देखा कि एक आदमी अभिमन्यु का पीछा कर रहा था और उसे पिस्तौल निकालते देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रीति को यकीन हो गया कि अभिमन्यु की जान खतरे में है और उसे इस बात से आगाह कर देना चाहिए। उसने फिर सोचा कि अगर मैं गलत हुई तो? फिर प्रीति ने अपने आप से कहा, मैं उसके जैसी बुरी क्यों बनूं? जो भी हो उसे बताना तो होगा ही। ये सोचकर प्रीति अभिमन्यु के प्रति अपनी नफरत भूलकर उसे बताने उसके पीछे चल पड़ी। जब प्रीति उस जगह पहुंची जहां उसने उस आदमी को अभिमन्यु के पीछे जाते देखा था, तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल बैठ गया और उसने सोचा, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। प्रीति आसपास के लोगों को अभिमन्यु का फोटो दिखाकर पूछने लगी, क्या आपने इसे यहाँ कहीं देखा है?
एक आदमी ने कहा, ऐसा आदमी मुझे वहाँ कोने वाले घर में जाते दिखा था। प्रीति ने राहत की सांस ली और अभिमन्यु को बताने चल दी कि उसका पीछा किया जा रहा था। घर के पास पहुंचकर प्रीति ने देखा कि पीछा करने वाला आदमी घर के बाहर खड़ा है। प्रीति को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो तुरंत छिप गई। घर में अभिमन्यु गणेश के रिश्तेदार से बात कर रहा था। उससे पता चला कि शहर के बाहर एक फैक्ट्री नुमा जगह हुआ करती थी जहां गणेश साड़ियां बनाया करता था, लेकिन अब वो जगह बिल्कुल खंडहर हो गई है। अभिमन्यु ने रिश्तेदार से उस जगह का पता पूछा। रिश्तेदार ने उसे वहां का पता दिया और अभिमन्यु पता लेकर घर से निकल गया। अभिमन्यु के दिमाग में अब हजारों सवाल चल रहे थे कि अगर अब उस फैक्ट्री में काम नहीं होता है, साड़ियां नहीं बनाई जाती है, तो किलर को आखिर ये साड़ियां मिल कहां से रही हैं? उसने मन ही मन सोचा, एक बार फैक्ट्री जाके देखता हूँ, क्या पता वहां से कोई सुराग मिल जाए जिससे कातिल का पता चल पाए। अभिमन्यु जैसे ही चलने लगा कि तभी उसको एक बार फिर वही फीलिंग आई कि उसका पीछा हो रहा है। इस बार उसने ठान लिया कि पहले वो इस पीछा करने वाले से निपटेगा, फिर गोदाम की तरफ जाएगा। जब अभिमन्यु बहुत होशियारी से उस आदमी को ढूंढने लगा जो उसका पीछा कर रहा था, उस रहस्यमय आदमी ने भी सोचा कि उसे वहीं छिपे रहना चाहिए, वरना पकड़ा जाएगा। अभिमन्यु चौकन्ना होकर तेजी से चल रहा था। प्रीति अपनी जगह से निकलकर अभिमन्यु के पीछे जाने लगी। वो भी उसी आदमी को ढूंढ रही थी और साथ ही अभिमन्यु को होशियार करना चाहती थी। अभिमन्यु तेज चलते हुए काफी दूर पहुंच गया था। प्रीति भी उसके पीछे तेज चल रही थी। वो अभिमन्यु के करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। प्रीति हड़बड़ाकर गिर गई और जब उसने ऊपर देखा तो अभिमन्यु गुस्से से उसे घूर रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये सुनकर प्रीति हैरान रह गई। अभिमन्यु ने उसे गुस्से से कहा, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम और तुम्हारा परिवार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हारी पनौती वाली शक्ल देखे बिना चैन से रहना चाहता हूँ, पर तुम हो कि आकर मेरा जीना हराम कर देती हो। अब मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? प्रीति को ये जली कटी सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तो अभिमन्यु को सतर्क करने आई थी, पर जब उसने अभिमन्यु की जहर उगलने वाली बातें सुनी तो वो भी चुप नहीं रही और बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मैं भी कभी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। तुम मरो या जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रखना मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि तुम हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कहकर प्रीति वहां से चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु उसका रोता हुआ चेहरा देखे। प्रीति अपने आप को अभिमन्यु के सामने पड़ने के लिए कोसने लगी। उसका दिया दर्द इतना गहरा था कि उसकी कोई दवा नहीं थी। उसने सोचा अभिमन्यु को उसकी किस्मत पर छोड़ना ही अच्छा था।
तभी उसे वो रहस्यमयी आदमी पिस्तौल हाथ में लिए नजदीक आता दिखाई दिया। प्रीति घबराकर ना चाहते हुए एक बार फिर अभिमन्यु के पीछे चल पड़ी। इधर चकिया में दीनदयाल के मोबाइल पर मोपेड की जानकारी देते हुए एक कॉल आया। दीनदयाल ने जो सुना उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मोपेड उस शख्स की थी। अब अभिमन्यु मुजफ्फरपुर के बाहर पहुंच गया था और उसे दूर एक पुराना खाली पड़ा गोदाम दिखाई दिया, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अभिमन्यु गोदाम के पास पहुंचा। उसने देखा कि गोदाम में काफी अंधेरा था। अभिमन्यु ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। प्रीति ने देखा और जोर से चिल्लाई, अभिमन्यु! पर अभिमन्यु ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रीति अब दौड़कर गोदाम के पास पहुंची और एक बार फिर से चिल्लाई, अभिमन्यु! अभिमन्यु प्रीति की आवाज सुनकर चौंका और फिर तेजी से प्रीति के तरफ बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए पूछा, क्यों आफत बनकर मेरे पीछे पड़ी हो? यहाँ क्यों आई? अब क्या चाहिए? प्रीति गुस्से से अंदर आई और अभिमन्यु के पास पहुंचकर झल्लाते हुए बोली, मुझे शौक नहीं है पीछे पड़ने का, मजबूरी में आई हूँ यहाँ। अभिमन्यु ने प्रीति की बात काटते हुए तंज से बोला, क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताना जरा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि तुम मेरे पीछे सुबह से लगी हो? बोलो, जवाब दो। प्रीति बोलना चाहती थी, पर अभिमन्यु उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोले जा रहा था कि तभी अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अभिमन्यु चौंक गया और धीरे से बोला, कौन है यहाँ? प्रीति ने अभिमन्यु को ऐसे देखा जैसे वो अभी उसको जमीन में जिंदा गाड़ देगी। प्रीति ने धीरे से गुस्से भरी आवाज में कहा, यही बताने आई थी कि कोई आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था। और तभी अभिमन्यु ने कुछ आहट सुनकर प्रीति के मुंह पे हाथ रख दिया। अब अभिमन्यु किसी लोहे की चीज के खटकने की आवाज सुनकर चौंक गया, जैसे पिस्तौल को किसी ने लोड किया हो। अभिमन्यु समझ गया कि वो आवाज पिस्तौल की थी। वो कुछ बोलता उससे पहले प्रीति ने अभिमन्यु का हाथ अपने मुंह से झटकते हुए अपनी अधूरी बात पूरी की और दांत पीसते हुए धीरे से बोली, और उस आदमी के पास बंदूक है। अभिमन्यु और प्रीति अब एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। एक तरफ प्रीति का गुस्सा उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था और दूसरी तरफ झलक रही थी अभिमन्यु की शर्मिंदगी। मगर एक बात अब दोनों को पता थी कि अभिमन्यु और प्रीति दोनों की जान को खतरा है। कौन था वो रहस्यमयी आदमी जो अभिमन्यु का पीछा कर रहा था? अभिमन्यु और प्रीति के साथ क्या होने वाला है? क्या अभिमन्यु और प्रीति अपनी जान बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।